बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और मौसम जिस तरह से सुबह आंख खुलते शहर में बादल भी नज़र आ रहे थे, हल्की फुल्की नहीं बल्कि ठंडी हवाएं चल रही थी। आई डोंट नो ये मौसम कभी इस तरफ जा रहा है कभी उस तरफ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। और अभी कश्मकश का शिकार है कि गर्मियों के कपड़े निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। बहुत बड़ा काम होता है ये, जो लोग चीज़ें संभालते हैं। और गर्मियों और सर्दियों के कपड़े, मेरे ख्याल से एक पूरा दिन इस चीज़ पे लग जाता है। और मैं जब कभी सोचती हूँ कि मैंने ये काम करना है, एकदम से सुबह सर्दी आपको देखने को नज़र आती है। अब फिर ठंडी हवाएं चल रही हैं, शहर में बूंदाबांदी हो रही है और एकदम से सर्दी का एहसास हो रहा है। हल्की फुल्की सर्दी का, वो नहीं क्या ठिठुरने वाली सर्दी है। लेकिन काम फिर वही आ गया है कि समझ नहीं आ रही कि कपड़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। आगे चल के बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पे भी, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ हम करते हैं हमेशा की तरह आज की अच्छी बात से। करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत को बयान फरमाते हुए क़यामत की चंद अलामतें इरशाद फरमाई जो आज पाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब उलमा को उठा लिया जाएगा। आपने फरमाया फितने आम हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुख़ल भी आम हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़त्ल भी आम हो जाएगा। आज वो ज़माना आ चुका है। कोई ज़माना था, अगर कोई 8 महीने के बाद शाम के वक्त सुर्ख आंधी चला करती थी तो हमारे बड़े फरमाया करते थे, अल्लाह खैर करे किसी जगह कोई कत्ल ना हो गया हो। आज तो रोज़ाना कत्ल होते हैं, आंधियाँ भी बंद हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुमामीन। ये थी आज की अच्छी बात। और आज की खबरें क्या हैं? आई होप कि अच्छी खबरें होंगी। चलें जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेस्को के फीडर ओवरलोडिंग का शिकार, रमज़ान और गर्मियों में लोड शेडिंग का खदशा। सेफ सिटीज अथॉरिटी में इंतजामी बहरान, अहम सीटें खाली, अंधे कैमरे भी ठीक ना हुए। पंजाब में सियाहती असासों की स्कोरिंग में लाहौर का पहला नंबर, सयाहों की सहूलियात का प्लान तैयार। खबरें हम आपके साथ अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब मैं हेडलाइंस पढ़ रही थी और एकदम से मैं मुस्कुराई आमिर भाई और अकमल को देख के, वो इस वजह से कि इतने बागौर जायजा लेके, जिसको कहते हैं ना अखबार पढ़ा जा रहा है। क्यों? मतलब क्या आज आदत है हम लोग पहले नहीं तैयारी की जाती? नहीं, ऐसे तैयारी की बात नहीं है। अखबार पढ़ने का शौक है, मतलब वो ये तो आपकी तो 4 5 6 खबरें होंगी जिस पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने तो बाकी अखबार भी पढ़ना है और वो उसकी खबरें भी देखनी होती हैं। वो ऐसी आदत है अखबार के दौर से ही। जब बचपन में थे तो वालिद साहब क्योंकि एक मैगज़ीन निकाला करते तो सारे अखबार घर में आते थे वैसे ही, और वो सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा, अभी तक भी वो। अच्छा, हमने भी बचपन से ये चीज़ सुन रखी थी कि अखबार बुक्स पढ़ने से उर्दू भी अच्छी होती है। और बस इस पे हम ना शो करेंगे, ये बहुत अच्छा मुझे अच्छा मौजू है, लेकिन इसमें अब उर्दू ख़राब होती है। अभी हम पेट्रोल को पेट्रोल लिखते हैं जी, सही कह रहे हैं, जो कि पेट्रोलिंग है। अच्छा, अंग्रेजी के लफ्ज़ को जब हम उर्दू में ढालते हैं तो उसमें किसी जगह अलिफ लगा देते हैं, किसी जो कि गलत है। और आप उसको उसी की लैंग्वेज के साथ, तो मैं अक्सर बच्चे जो आते हैं हमारे पास सीखने के लिए उनको कहता हूँ, आप अंग्रेजी का वर्ड बोलो, उसके बाद आप उसकी उर्दू करो, तो आपकी उर्दू बिल्कुल ठीक होगी। पेट्रोलिंग एक अलग लफ्ज़ है जिसका मतलब गश्त करना है। और जैसे गश्ती पुलिस होती है, इसी तरह से पेट्रोल एक अलग लफ्ज़ है जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके हिसाब से उसमें ये आता है। तो ये एक बहस है। और आयशा कह रही है तुम यहाँ पे अलहदा क्लास लगा के बैठ गई हो, तो ये चीज़ें आयशा हमें डिस्कस करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए क्यों आप नाराज़ हो रही है। खबरें वही हैं, महंगाई की कर लेंगे डिस्कस। चलिए जी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते, पहली खबर पे आ जाते हैं। लेस्को के फीडर ओवरलोडिंग का शिकार, रमज़ान और गर्मियों में लोड शेडिंग का खदशा।
मेरे ख्याल से ये बहुत परेशानी की बात है। माह मुबारक में लोगों ने रोज़े रखने हैं, हर चीज़ ऑलरेडी महंगी है, लाइट के बगैर गुजारा नहीं। सुमरू साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। देखें, आज इतना अच्छा मौसम है, आप पहले मौसम पे बात कर लेते। मैंने कर ली मौसम पे बात। मौसम पे तो आपने बात की ना, हमसे भी तो बात करती ना। हमारा भी मिजाज है, हमारा आप भी, आयशा की पोजीशन नहीं इस वक्त समझ सकते। टाइम कम है, टाइम कम है, मेरे कान में आवाजें आ रही। नहीं तो आयशा को बता देना, खबरें हम कर लेंगे डिस्कस, सारी हो जाएंगी। तो कहा सारी हो जाएंगी। हमें उसका अच्छी तरह इदराक है कि खबरें जारी बात है, मेन तो वही चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा लाइट भी रखना चाहिए ना। मौसम इतना खुशगवार है, जाती सर्दी की बारिश है, और उसके बाद आप आयशा आज बर्दाश्त करें आप उसके बाद जो है आपका जो है इस मौसम का बराह रास्त इंसानी तबीयतों पर, मिजाजों पर एक मुस्बत असर होता है। तो महंगाई ने, बेरोज़गारी ने जहाँ पर निश्तर बरसाए हैं इस पूरी कौम पर, इस पूरी आवाम पर, क्या करे बेचारी उसके दर्द से चलो आर्जी तौर पर एक रिलीफ मिल रहा है तो वो तो लेने देना। अब आयशा कहती है वो रिलीफ भी ना मिले, लोग जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर ज़हनी दबाव में इस हद तक रहें कि नफ्सियाती मरीज़ हो जाएं, तो हम तो इसकी मुखालफत करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, आप एग्री करते हैं? देखिए, मौसम की बात वैसे ने बिल्कुल बात ठीक कही। अगर हम करंट अफेयर का बात कर रहे हैं तो उसमें इस वक्त मौसम सबसे अव्वलीन सबकी है, शोका की है। और ये इससे कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर बाहर का मौसम अच्छा है तो आपका दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। और आप जब सुबह फजर के वक्त में उठते हैं तो उस वक्त अगर आपको अच्छा सुहाना मौसम मिले, सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। अब इस सुहाने मौसम पे ही आपकी पहली खबर जो है वो क्या कह रही है कि रमज़ान और गर्मियों में लोड शेडिंग होगी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, गर्मियों में होगी, और रमज़ान से पहले एक बयान आएगा कि इसको इस माह को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया गया, जो कि एक सिर्फ बयान की हद तक होता है। ये हर साल ही होती है, और गर्मियों में लोड शेडिंग होना कोई मामूल की बात अब समझी जाती है। इस दफ़ा मुझे लगता है बिजली की कंजप्शन ज़्यादा हो गया इस दफ़ा। क्या इसमें फ़र्क क्या है इस खबर में? अगर बोलने को बोलने तो ये रूटीन की खबर लगती है, मुझे तो लगती है कितने साल जर्नलिज्म करने। इसमें तकनीकी जो बात है वो यही है कि फीडर्स आपके ओवरलोडेड हो गए हैं, जिनको आप बदल नहीं पाते हैं। अगर आप फीडर्स का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके ऊपर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, दे आर द फीडर्स, और वो ओवरलोडेड हैं क्योंकि लोगों ने जिस घर में एक एसी था वहाँ 4 एसी लगा लिए। और ये भी सुन ले, बैकअप पे कोई आपके पास ट्रांसफार्मर भी नहीं है। अच्छा, ये लाहौर शहर की बात है, और लाहौर में क्योंकि लेस्को ऑपरेट करता है इसको, तो यहाँ पर 130 के करीब जो हैं वो फीडर्स ओवरलोडेड हैं, और जिसका डेटा इनके पास मौजूद है। अब लोड शेडिंग का जो दूसरा पहलू है ना, वो तो है कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर बिजली की तरसील नहीं हो रही, यानी बिजली की प्रोडक्शन ही नहीं है, वो ट्रांसमिशन लाइन में नहीं आ रही तो लोड शेडिंग होगी, वो ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर बिजली की तरसील हो रही है, बिजली की प्रोडक्शन भी सही है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं है, फिर लोड शेडिंग होती है, तो इसका मतलब आपके फीडर ट्रिप करेंगे। ये उसकी तरफ आप देखिए, ये शाही सिपरा की स्टोरी है, और शाही सिपरा ने गर्मियां आने से पहले राइट टाइम पर एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। किसकी तवज्जो दिलाई है? हुकूमत की और लेस्को की, कि आप इस पर अभी से वर्किंग करें। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि लेस्को कंपनी जो है वो इतनी ताकतवर हो गई है कि वो ये समझती है कि हमारा दिल चाहेगा तो हम शहरियों को बिजली देंगे, हमारा दिल नहीं चाहेगा तो हम शहरियों को बिजली नहीं देंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात, इनको एनटीसी की तरफ से इनके ऊपर हर साल जो है इनको डेडलाइंस दिए जाते हैं, इनको शेड्यूल दिए जाते हैं कि आप अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको अपग्रेड करें, उनके अंदर इक्विपमेंट तब्दीली करें, और उस शेड्यूल लोड शेडिंग करके आप उसको अपग्रेड करें, क्योंकि सर्दियों में ये आसान है। आप उस मौसम में कुछ करते ही नहीं, आप उसमें सरमाया लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर नतीजा क्या होता है कि वो आम सारिफ, वो सनती सारिफ, वो कमर्शियल सारिफ वो सफ़र करता है जो पूरे उस इकोनॉमिक सर्कल को चलाने सुमरो। वैसे इस पूरी खबर में जब आपने ट्रांसमिशन लाइंस की बात की, वहाँ बिजली पूरी है, मैं आपको बताऊँ, बिजली पूरी है। मैं गर्मियों में बिजली चोरी ज़्यादा होती है। आप कह रही थी अखबार, आप कहते हैं अखबार, आप कह रही थी कि अखबार पढ़ते हैं, बड़े गौर से पढ़े थे। इसी अखबार के अंदर एक सिंगल कॉलम खबर लगी हुई है जिसमें लेस्को चीफ ने यह कहा कि हमने बिजली चोरी में कमी की है और हमें जो है उसमें फ़ायदा हुआ है और हमारे पास बिजली। ये सब सर्दियों के बयान है। अकमल सुमरो की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। गर्मियाँ आनी हैं, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ इस इलाके की नुक्कड़ के साथ शुरू हो जाती है कच्ची बस्ती। उस सारी कच्ची बस्ती को एक चौधरी नामी आदमी है जो बिजली सप्लाई करता है।
अच्छा। अब गर्मियों में जब वो बिजली सप्लाई करेगा तो वहाँ पंखे भी चलेंगे, वहाँ पे बाकी जो गर्मी से बचाव के लिए कूलर्स हैं वो भी चलेंगे। वो सिर्फ लेस्को पर बोझ होगा, उस चौधरी पे नहीं, क्योंकि वो तो कुंडे का काम करते हैं। लाइन लॉसेस के नाम पर जो है वो आप लैंड लॉसेस के नाम पर वो आप पर लोड शेडिंग थोप देते हैं कि जी लैंड लॉसेस। भाई आपके पास अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इतना रेवेन्यू शायद दुनिया में किसी दूसरे मैं इसका एग्जांपल नहीं दे सकते आप किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में कि आपको बिजली जो है वो टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ रेट पे मिलती है। एक ही प्रोडक्ट है और वो मुख्तलिफ रेट पे। ये ऐसे ही है जैसे किन्नू अगर आप अभी लेंगे तो आपको इस रेट पे मिलेगा, 2 घंटे बाद लेंगे इस रेट पे मिलेगा और डबल रेट पे हो जाएगा। 3 बजे के बाद वो और ज्यादा डबल रेट पे हो जाएगा। अच्छा, ये ड्रामा है। अच्छा, और लेस्को और SNGPL दोनों आप इनके पिछले 5-10 सालों के गोशवारे उठवा के देख लें, ये मुस्तकिल तौर पर प्रॉफिट में है। इनके प्रॉफिट्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, कोई लॉसेस नहीं हो रहे इनको। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, बुनियादी मसला ये है कि आपके अपने कंपनी के सतह के जो मसाइल हैं उसको तो सॉर्ट आउट करें ना। आप कहते हैं कि शेयर होल्डर्स हैं, बस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल जाता है, शेयर होल्डर्स को चीज़ें मिल जाती हैं, दैट्स इट। हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट जेब में आ रहा है, ऊपर के खांचे जेब में आ रहे हैं। जो बिजली चोरी करने में मुलविस लोग हैं उनके जरिए से भत्ता और कमीशन हमें पहुंच जाता है। ये सारी बिजली चोरी करवाते खुद हैं, ये से तो कोई दो राय नहीं है। आप तो 11 kV के पास नहीं जाएंगे कभी। बिल्कुल आपने हम लोग तो वैसे बंदा करीब मीटर के करीब नहीं जाते। हम लोग नहीं जाते। घरों में प्लग्स क्यों खींचना है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ। ऐसे ही तो इसमें कौन बिजली चोरी करवाता है, कौन उसका जिम्मेदार है और कौन? आप बार बार मेरे ख्याल आयशा को देख रही हैं। हाँ, आयशा मुझे आमिर भाई प्रोड्यूसर भी बन गए, एंकर भी बन गए, माशाल्लाह हर फन मौला हो गया। चलिए जी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। मुझे आयशा से डरना पड़ता है जी आमिर भाई, मैं क्या करूँ। ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। घी और खाने के तेल के निर्खों में भी मजीद इजाफा हो गया है। इस खबर पे भी हम आएंगे, लेकिन जी हम पहले सेफ सिटी की खबर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आयशा कह रही ये अहम खबर है जी। अहम सीटें खाली हैं, अंधे कैमरे भी ठीक नहीं हो सके हैं, सेफ सिटी अथॉरिटी में इंतज़ामी बहरान है। सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो क्या है वो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। अब ये जो कैमरों की खराबी है ये अरसा दराज से है। आई डोंट नो कि क्या वजह है ये ठीक नहीं हो पा रही, कॉन्ट्रैक्ट था वो आगे नहीं हो रहा। सोमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो पहला जो बुनियादी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको समझें। सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ कैमरे नहीं है। सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर आप कभी जाएं, विज़िट करें तो वहाँ पर तमाम बड़े महकमा जात, चाहे वो आपके खुफिया इदारे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनके नुमाइंदे भी वहाँ बैठे होते हैं। अब उस जगह पर अगर वो लोग ही मौजूद नहीं है, उनकी तकर्रियाँ भी नहीं हो रही, और जिसने पूरे सेटअप की निगरानी करनी है MD ने, उसकी तकर्री नहीं हो रही, तो मुझे बताइए कैमरों का अचार डालेंगे आप? सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपके जो कैमरे शहर के अंदर ख़राब हैं, जो नहीं बन रहे, जिनकी मुरम्मत नहीं हो रही है, जिनकी बैटरियां तब्दील नहीं की गई, तो वो कौन कराएगा तब्दील? पासवर्ड अंदर देखो, अंदर बैठे हुए जो अफसरान है वो कराएंगे ना सारा कुछ। अच्छा, अफसरान ही नहीं है, आप तैनाती नहीं कर रहे। जब आप तैनाती नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि वो जो शहरियों की प्रोटेक्शन के लिए और शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वो आपको वो नताइज पैदा ही नहीं कर रहा। उसका अल्टीमेट आप रिजल्ट देख लें, शहर के अंदर जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं। सोमरू साहब, ये जो अहम सीटें खाली हैं और कैमरों की अपग्रेडेशन ना होना, उनके पासवर्ड पता ना होना, कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना होना, आमिर भाई ये दो अलग चीजें हैं। नहीं, खाली जो जगह है वो हुकूमत का ये है, स्कल ये खाली है। और जिस तरह से हमने सोमरू साहब स्टाफ कॉलेज है ना, जहाँ पे आप लोग तरबियत देते हैं अफसरान को, मेरा ख्याल है कि हमें वज़रा आला को सिखाने के लिए भी कोई स्कूल, कोई इस तरह का दायरा जो है वो बनाना चाहिए, ताकि वो जो है ना वो ये ना कह सके कि मैं अभी सीख रहा हूँ। अभी वो ये ना कह पाए, कोई भी जो नुमाइंदा हमारा वज़ीर आला बने वो ये ना कहे कि मैं अभी सीख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊँगा। वो सीखने के अमल में कौम और मुल्क और सूबा और शहर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, अवाम रुल गए हैं। और मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आई कि कल मैं अपने रिपोर्टर आबिद चौधरी से कह रहा था, यार फ़लाँ बंदे का फ़ोन आया, फ़लाँ बंदे का, ये गरीशो थाना कहाँ है जहाँ पे इतनी डकैतियाँ, इतनी चोरी। वो कहता है, अमर भाई आप सिर्फ गरीशो थाने की बात करें, शहर में इस वक्त लूट मार मची हुई है।
लाहौर के बारे रात में को देखिए, लाहौर कल रात को, सॉरी अकमल सुमरो, आपकी बात काट रहा हूँ, आप मुझसे बड़े भी हैं और इलम में। अच्छा, रात को प्रेस क्लब के बाहर जहाँ पे हसनैन शाह कत्ल हुआ था, वहीं से प्रेस क्लब के सेक्रेटरी की गाड़ी चोरी हो गई। अंदाजा करें आप, और कितना बिजी रोड है वो आमिर भाई। और वहां से वो लाहौर के बारे में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या रहा है हमेशा से, कि एक तो लाहौर की किसी शाहराह पर, किसी सड़क पर, किसी वक्त, सुबह है, दोपहर है, शाम है, सुनसान है, जैसे है, आप बड़े इत्मीनान से वहाँ खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही है, आप अपना मोबाइल बाहर निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस गलियों में से गुजर सकते हैं। अब आपको खौफ आता है, आपका ये शहर के अंदर से ये बात निकल जाना कि शहरी खुद को महफूज न तस्वुर करें, तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। इसका इम्पैक्ट जो है, पूछ रही थी वॉक की, तो मैंने सॉरी मैंने कहा था कि खाने के बाद हम जरा सी वॉक के लिए जाते हैं, मैं अपना मोबाइल और पर्स घर छोड़ के जाता हूँ। कभी कोई बहुत ज़रूरी ऑफिस से फ़ोन आना हो तो मैं मोबाइल पास रखता हूँ, अदरवाइज इसकी बात बिल्कुल ठीक है। हम वो लोग थे लाहौरिये जो थरों पे बैठते थे, जो टी स्टॉल्स के बाहर कुर्सियाँ डाल के बैठते थे, खाते पीते थे, और रात में अपने घर के पास एक ये फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है छोटा सा, उसमें लोग बाहर बैठते थे। तो मेरी मिसेज ने कहा कि आज लोग क्यों नहीं है, एक खौफ का समा था। तो ये इसका मतलब है कि डकैती चोरी की वारदात शहर के अंदर जो डकैती चोरी वारदातों की सीसीटीवी फुटेज आती हैं, आलम यह है कि बहुत सारी फुटेज ऐसे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, अपने घर के सामने मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करते हैं और घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाता उनको, उससे पहले उनके साथ वारदात हो जाती है। मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वारदात करके निकल जाते हैं। अब ये पूरी कैपिटल पुलिस का, ये उसका भी फेलियर है, और ये गवर्नमेंट का तो डायरेक्ट फेलियर है। वो इसलिए कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ बैठता है, सही क्या आपने, आपके आईजी यहाँ बैठता है, आपका चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठता है, आपके मुतलका वजीर कानून भी यहीं बैठते हैं, सारी मशीनरी शहर के अंदर होती है। तो आपका अगर कैपिटल महफूज नहीं है और आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर इस खबर को आप मिला लें कि अभी जो कल इन्होंने रैंकिंग जारी की है सयाहत के हवाले से, लाहौर को नंबर 1 डिक्लेयर किया है, तो आप सियाहत को उसी वक्त ही प्रमोट कर सकते हैं ना जब आपका शहर महफूज। जब तक आप माहौल नहीं देंगे, सियाह कैसे ये जब तक एसपी और डीएसपी के लेवल पर सजाएं नहीं दी जाएंगी, याद रखें, ये थानेदारों को मुअत्तल करना, एएसआई को मुअत्तल करना, ये कोई बात नहीं है। जब तक एसपी और डीएसपी के लेवल पर सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये काबू में नहीं आएंगे। सबको पता है कौन डकैत है, कौन सा गैंग काम कर रहा है, कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ सबको पता है, 6 लड़के हैं, मुतल्लिका एसएचओ जो है इलाके का वो जानता है। अच्छा जी आमिर भाई, आयशा कह रही है खासी आप लोग संजीदा बातें करना शुरू कर रहे हैं और गर्मा गर्मी हो गई है। आयशा राजी मौसम आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही है, लिटरली मेरे कान में उसने कहा कि अकमल को बोले उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बाहर मौसम दिखाने लगी है कि कैसा है। सो बाहर इस वक्त जी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम शहर का खूबसूरत है। तो शहर में वैसे तो हम कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इस वक्त मौसम ने जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं शहर को। तो हम बाहर चलते हैं, मायदा हमारे साथ मौजूद होंगी। मायदा बताइए शहर का मौसम इस वक्त कैसा है? हवाएं चल रही हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? क्या आज पूरा दिन इसी तरह वक्फे वक्फे से बारिश रहेगी, सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी? जी है ना, बिल्कुल। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम जो है आज बहुत ही खूबसूरत है। सुबह से जो है वो हल्की बूंदाबांदी देखने में नज़र आ रही थी, लेकिन अभी जो है वो बारिश तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और शहरी जो है वो इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। तो लाहौरिये जो है वैसे ही जो मौसम है हल्की सी हवाएं भी चलती हैं, तो इस मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। तो आज तो फिर जो है वो बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो आज 3 बजे तक ये बारिश इसी तरह से रहेगी। अभी बारिश का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया हुआ है और ये इसी तरह से तेज़ बारिश जो है शहर के बारिश आपने कहा तेज़ हो रही है, तो मुझे ये बताइएगा पूरा दिन आज मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? बारिश का सिलसिला क्या वक्फे वक्फे से जारी रहेगा? जी है ना, बिल्कुल। बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से इसी तरह जारी रहेगा। 3 बजे तक ये मौसलाधार बारिश होती रहेगी। उसके बाद जो है वो बादल शहर लाहौर पर इसी तरह से छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का सिलसिला जो है वो 3 बजे थम जाएगा। ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मायदा मौजूद थी और बाहर आपकी खूबसूरत मंजर है, शहर में बारिश हो रही है, क्या जबरदस्त मंजर देखने में आ रहा है। तो सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। सबसे ज्यादा मैं हंस रहा था अकमल, ब्रेक में बात मायदा से जब प्रेडिक्शन पूछे, ब्रेक पर चले जाए। हाँ। तो ये कुकर वाला महकमा जो है ये इसका नाम रखा था अंधेरा उजाला वाले,
सही कह रहे हैं, कहते कुकर वाला महकमा। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और हमारा शो मुकम्मल नहीं होता जब तक हम महंगाई डिस्कस नहीं कर लेते। आज जो हमारे पास खबर है, चिकन के रेट में जो यकदम 21 रुपए का इजाफा हुआ है, घी और खाने का तेल, इसके नरखों में भी इजाफा हुआ है। तो मैंने कहा कि हमारा शो कंप्लीट नहीं होता। आमिर भाई, ये क्यों आयशा ये खबर लाजमी बीच में रखती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और इसमें बसने वाले 98% लोग पक्के सच्चे मुसलमान हैं। और क्योंकि रमज़ान का महीना नज़दीक आ रहा है, और ये पक्के सच्चे मुसलमान जो हैं रमज़ान के महीने में जो है मुनाफाखोरी करते हैं। आमिर भाई, और ये मुनाफाखोरी, अब आप ये पहले रमजान ये मुनाफा अभी भी है, अभी भी है। मेरी बात समझो, समझो। अब रमज़ान आ रहा है ना, हाँ। आप अपने घरों का जायजा लेना। बहुत कम घर होंगे जहाँ दाल और सब्जी के साथ सहरी और इफ्तारी हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब खा सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके घर में मटन हो, मटन नहीं है तो बीफ, बीफ नहीं है तो चिकन। तो चिकन वालों को भी ये बात पता है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रेट बढ़ा रहे हैं। ये 514, 15 और फिर ईद के करीब ये 600 के करीब जाएगा। अल्लाह रहम करे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये 600 के करीब जाएगा। पता नहीं, सस्ता प्रोटीन इसको कहते थे। अब ये क्योंकि एक साहबों का मामला है तो अकमल सुमरो ज्यादा अच्छे तरीके से ये बयान फरमा सकते। लास्ट मिनट रह गया, एक कमेंट चाहिए। आप देखें, प्राइस कंट्रोल मेरी कमेटियां जो होती है ना, जो उसका चेयरमैन है, उसके पास इतनी पावर है कि किसी भी जगह पर ग्राम फरोशी हो रही है, जायद कीमतों पर चीजें बिक रही हैं। बात सुन ले, एक सेकंड बात सुन ले। उसके घर पहुंच जाती सारी चीजें, उसकी पावर ये है। देखिए, बात सुने, उसके रिश्तेदारों के घर पहुंच जाती है। उसकी वजह है ना सर, आपको पता है चेयरमैन कंट्रोल कमेटी के अंदर एक शर्त है, वो बंदा लगेगा जिसके पास कम से कम 4 एकड़ जमीन हो। अच्छा। और आप हैरान होंगे, ये पिछले हफ्ते मुझे सारा पता चला। जो चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी जिसने इस्तीफा दिया, वो मुझे बता रहा था सर पकड़ के, कहता आप तसव्वुर नहीं कर सकते, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या सेक्रेटरी, क्या कमिश्नर, क्या डिप्टी कमिश्नर, क्या कहते कहाँ से फोन नहीं आते। मैंने कहा उनका क्या मसला है? कहते हैं उनको मुफ्त चीजें मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इसलिए ग्राम फरोशी होती है, इसलिए महंगाई होती है। ये नहीं रुकने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल के बारे में। छठे एडिशन का आगाज होने जा रहा है जी 6 मार्च 2022 तक अलहमदा आर्ट सेंटर में जी 4 से 6 मार्च तक जो है इसका इनेकाद किया जा रहा है। और कोविड की वजह से 2 साल जो है ये नहीं हो सका, अलबत्ता हम देख रहे हैं मुसलसल इसका इनेकाद किया जा रहा है। तो ये फेस्टिवल बेसिकली इसके पीछे आइडिया क्या था, क्या सोच लेकर फेस्टिवल का आगाज किया गया। और जी हम देखते हैं जी इस पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है, नामवर शख्सियात इस फेस्टिवल का हिस्सा बनती हैं। तो क्या क्या प्लान है इस फेस्टिवल के तहत, कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल की जाएंगी, कौन कौन से प्रोग्राम इसका हिस्सा होंगे, कौन कौन सी शख्सियात। और जी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम क्या इसमें शिरकत कर सकते हैं, तो आपके बहुत सारे सवालात हम करने जा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, चेयरपर्सन अलहमरा मुनीज़ा हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, छठे एडिशन का जो है आगाज कल से बाकायदा होने जा रहा है। 2 साल बाद कोविड की वजह से रुक गया था, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये 2 साल कैसे गुजरे, हर साल कोई सितंबर अक्टूबर में बैठ के फैसला करें ना करें, लेकिन ज़ाहिर है पहला साल तो बिल्कुल ही सवाल ही 2020 में तो सवाल ही पैदा नहीं, फिर 2021 में कुछ दिल में थोड़ी सी हलचल हुई, फिर बंद। और अभी भी अगर आप देखें तो हमने ये फेस्टिवल को फिर फाइनली कोई दिसंबर में हमने 2021 में फैसला किया कि छोटा मोटा ही सही, कोई छोटा मोटा ही सही कुछ होना चाहिए, क्योंकि लोग भी बंद घर में, ये वो उदास, आपको पता ही जो हालात। तो हमने सोचा ठीक है। अब उसके बाद हमने डेट्स इसकी सेट की 12, 13, 14 फरवरी, जो कि 13 तारीख फैसला की सालगिरह थी, फिर कोविड और उसके बाद फिर लॉकडाउन। ऐसे ही है बिल्कुल। और सब तैयारी, यानी कि कंप्लीट तैयारी, लोगों को दावतनामे सारे अपना समूह लेके बैठ गए, लेकिन हमने बात की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लेकिन हमने ये फैसला किया वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स,
अगर हमें कह दिया गया है कि आप लॉकडाउन में जा रहे हैं तो आप लॉकडाउन में जाएं, पर आप खुशियाँ नहीं मना सकते जबकि सारे मुल्क में एक बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल। तो ये फैसला हमने इकट्ठे होकर किया और फिर बड़े दिल पे पत्थर रख के हमने इसको पोस्टपोन किया। अच्छा, फिर आ गया PSL, मतलब इस शहर में एक ड्रामा नहीं होता ना, दो ड्रामा। अब PSL आ गया तो हमसे इंतजामिया ने कहा जी 28 से पहले तो कुछ नहीं हो सकता, आपको ही मुश्किल होगी, सारी मशीनरी वही ना। वो कहने लगे जी आप कर लें लेकिन आपके लोगों को फिर रोना होगा, पहुंच नहीं सकते। फिर वो बंद, फिर एक हफ्ता अब ये लिया हमने 4, 5, 6 को, जिसमें अलहमरा ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, डेटें दी, किसी की डेटें शिफ्ट की वगैरह वगैरह। तो अब इंशाल्लाह अब ऊपर से मौसम थोड़ा सा हो रहा है लेकिन देखते हैं, लेकिन कल आगे से जी इसका आगाज होने जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा इसका बेसिक आइडिया क्या था जब इसका आगाज किया फेस्टिवल का? फेस्टिवल से तो आपके जहन में वो जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट सा मंजर होता है, तो कब से क्या आइडिया था जिसको आप लेके चले? ये फैज साहब की वफ़ात के बाद हर साल फरवरी के महीने में, इसलिए क्योंकि फरवरी का महीना उनकी सालगिरह का महीना है, कुछ ना कुछ हम करते थे। कभी टीना सानी का एक फंक्शन होता था, कभी आर्ट्स उसमें अपना रेलवे स्टेडियम में एक फंक्शन, कुछ ना कुछ हम करते थे एक पैमाने पर, एक छोटा सा इवेंट, क्योंकि हम लोग वैसे भी ज़रा पैसे तो थे नहीं हमारे पास। फिर एक दिन बैठे बैठे मैं समझती हूँ कि 6 साल पहले की बात, नहीं 6 नहीं, छठा ये हो गया, 2 साल उसके 8 साल पहले की बात है, जब ऐसे ही हमने सोचा कि क्यों ना इसको ज़रा फैला लें और इसको अब हम फैमिली से निकल के और लोगों को शामिल करें, दुनिया इसमें खुद शामिल हो और ख़ुद आए और ख़ुद इसका हिस्सा बने, जो कि फैज़ साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी की बात थी। वो कभी भी, हमेशा, अगर आपको मैंने पहले भी जिक्र किया, वो कभी मैं नहीं कहते थे, वो हम कहते थे। बिल्कुल। तो ऑल इंक्लूसिव थे। तो उस वक्त हमने ये फैसला किया, पहला फेस्टिवल हमारा इतना कामयाब हुआ, अलहमरा ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, इतना कामयाब हुआ, नसीरुद्दीन शाह आए, ये वो कांग्रेस की उस वक्त हुकूमत थी, कि उसके बाद फिर बढ़ता 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 5 फेस्टिवल, आपदा परवीन आई, पता नहीं कौन कौन इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए। और ये मैं आपसे कहता हूँ, सब जो आते हैं फैज़ साहब के लिए आते हैं और हमसे पेमेंट नहीं लेते, विच इज़ मोस्ट अमेजिंग। ज़बरदस्त। तो छोटे मोटे जो उनके खर्चे होते हैं वो तो हम देते हैं बात। तो उसके बाद फिर कोविड ने हमारे साथ हाथ कर दिया, तो अब फिर हमने सोचा दिसंबर में कि हमने कहा एक छोटा सा कर लेते हैं, ताकि एक ज़रा से लोगों को, ज़रा बाहर का मौसम है, तो इस हवाले से भी अब इंशाल्लाह हमारा बड़ा फेस्टिवल नवंबर में होगा, जो टाइम होता है इसका। तो इस साल समझिए अल्लाह ज़िंदगी रखे, सब हालात बेहतर रखे, तो हम एक बड़ा फेस्टिवल नवंबर में करेंगे। ये सिर्फ 2 दिन का है या 2.25 दिन का, अगर आप कह लीजिए तो। सही, तो नवंबर में बड़ा फेस्टिवल होने जाएगा। हमने यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है, तो इस तकरीबन ये 2-2.5 दिन के प्रोग्राम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी ये हमने जाननी है, लोग इसमें शिरकत कैसे कर सकेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। मुनीज़ा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फेस्टिवल जिसका कल से आगाज़ होने जा रहा है, तो 2 रोज़ा जो प्लान है उसके प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे? मैडम बताइएगा, 2 रोज़ा ये जो फेस्टिवल है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जा रही हैं? जी, इस दफ़ा चूँकि हमने इसको ज़रा छोटा किया, और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि पहली दफ़ा MCL और सिटी ऑफ लिटरेचर ने हमारे साथ पार्टनर किया, और हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है। और अलहमरा तो हमारा पार्टनर होता ही है हमेशा से, क्योंकि फैज़ साहब पहले चेयरपर्सन थे अलहमरा के, तो ये इन 2 पार्टनर्स के बगैर तो ये फेस्टिवल हो ही नहीं सकता। तो इसमें कुछ तो जो सेशंस हैं वो हमेशा ही होते हैं, बुक लॉन्चेस होती हैं, अदब व शायरी की बातें होती हैं, मौसीकी की बातें होती हैं, लेकिन जो इसमें कुछ सोचिए आप, इनफरादी सी 1-2-3 बातें आ रही हैं, वो ये है कि UK से 2 कव्वाल आ रहे हैं जी, वसीम साबरी और सलीम साबरी। ये साबरी ख़ानदान ही के एक तरह से सबूत हैं, सॉर्ट ऑफ। लेकिन आप ये सोचिए कि लंदन में पैदा हुए, लंदन में रहे, लेकिन उसके बावजूद ख़ानदानी कव्वाली को और ख़ानदानी जिसे कहते हैं विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, वो परफॉर्म करेंगे, खुद आ रहे हैं, मोहब्बत से आ रहे हैं, शौक़ से आ रहे हैं। ग्रेट। वो परफॉर्म करेंगे और एक सेशन भी करेंगे कि क्यों आप रॉक स्टार क्यों नहीं बने, आपने मौसीकी ये क्यों चुनी। तो दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, ये भी है। फिर अली सेठी का एक सेशन है जो कि होना तो चाहिए, लेकिन अली सेठी है अमेरिका में। जब मैंने उसे कहा तुम नहीं आओगे, तो कहने लगा खाला मैं आपको एक सेशन रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगी लोगों से कि जो आएंगे वहाँ पे, आप एक नया अली सेठी देखेंगे,
आप कोक स्टूडियो वाला एलिसेठी नहीं है, ये हिलने जुलने वाला एलिसेठी नहीं है, ये एक मिस्टिक सा एलिसेठी है, एक मेडिटेटिव सा एलिसेठी है जो फैज़ को और अपनी गायकी को मिला रहा है और उसके बारे में बात कर रहे हैं। आधे घंटे का उसने एक प्रोग्राम भेजा, मेरी तो आंखों में कल आंसू आ गए जब मैं उसका प्रोग्राम देख रही थी। तो इस ये भी है। फिर ज़ाहिर है फिर ज़ा मोहिद्दीन साहब परफॉर्म करेंगे, तारा सैयद अपनी वालदा का और फैज़ साहब दोनों के नगमे गाएंगे और अपने भी गाएंगी। तो ये तो है, बच्चियाँ परफॉर्म करेंगी, डांस करेंगी। तो इसके पॉलिटिकल सेशन एक जो है इस दफ़ा बड़ा फ़र्क है, वो सिर्फ ख़वातीन से मुतालिक है क्योंकि मार्च का महीना आ गया। तो मार्च में तो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। तो मेहताब राशिदी कराची से इंशाल्लाह पहुँचेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख़वातीन के साथ ये बात करेंगी कि आपकी पार्टी कह लीजिए, आपका एजेंडा जो है वो ख़वातीन के लिए और कम्प्लीटली आउट ऑफ द पॉलिटिकल सीन। व्हाट हैव यू डन फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, क्या किस तरह आप देख रही हैं, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम ग्रिड। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन होगा। फिर हसीना मोइन के लिए स्पेशल, क्योंकि दोस्त तो अपनी जगह थी लेकिन उसने आपको पता है ड्रामे में क्या कुछ नहीं किया। फारूक कैसर के ऊपर एक सेशन हो रहा है, जाहिर है क्या नाम है उसका, और ये सब लोग हमें छोड़ के चले गए। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि इतना ज़बरदस्त काम करने वाले लोगों की खिदमात को सराहा भी जाता है। फिर राजे तहसीन भी, फरहाद हमायूं पे एक सेशन हो रहा है जो रॉक स्टार था हमारा, और वो बिल्कुल ऐसे ही चला गया हाथों से। तो उसके ऊपर उसकी वालदा और उसकी तो एक सेशन वो भी है जिसमें उसको यानी ज़िंदा भी किया जाएगा उसकी वीडियोस के थ्रू, और फिर ये लोग उसके आर्ट पे बात करेंगे। तो इस किस्म के बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के सेशंस हैं हमारे। पंजाबी का भी सेशन है। हमारे कुछ मेहमान, ये भी मैं बता दूं, हिंदुस्तान से आ रहे हैं जी, जो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। इसको यहीं रहने दीजिए कि कैसे आ रहे हैं, लेकिन कल तक नहीं आ रहे थे, लेकिन कल से आ रहे हैं। तो हमारे अमृतसर से कुछ अपना सरदार बरादर आ रहे हैं जो कि हमारे यहाँ एक मुशायरा, पहली दफ़ा हम मुशायरा कर रहे हैं जिसकी सदारत करेंगी ज़हरा निगाह इंशाअल्लाह। उसमें इफ्तिखार आरिफ हैं, किशोर नाहीद हैं, अमजद इस्लाम अमजद हैं, यास्मीन हमीद हैं और भी लोग हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं दो शायर, हमारे सरदार शायर, वो भी हिस्सा लेंगे पंजाबी में शायरी। तो वो एक शायरी जो है। फिर सांझा पंजाब के ऊपर एक सेशन है कि हम सब मिल के बात करें सांझा पंजाब जो। तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा फ़र्क। मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ मिसिंग है। अदब से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग शायरी को पसंद करते हैं, जो लोग ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग मौसीकी के शौकीन हैं, मतलब कुछ मिस नहीं है इस फेस्टिवल में। बच्चों के लिए भी है, बाहर बच्चों के लिए भी प्रोग्राम हो रहे हैं, ड्रम सर्कल्स हो रहे हैं। लता मंगेशकर को हम एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जो बाहर होंगे, और वो सिंग अलॉन्ग होगा। जो खड़ा होकर गाना चाहे साथ साथ गाए। तो इस किस्म का है। तो ये हमने कोशिश की है कि इसको ज़रा सा देखें, इतनी उदासी रही है पिछले, सही कह, तो इसका टाइटल ही ये रखा हमने, चलो फिर से मुस्कुराएं। ये फैज़ साहब की बात थी। जबरदस्त। अच्छा जी, अब ये है कि जी टाइमिंग्स बता दें और लोग कैसे शिरकत कर सकते हैं। शिरकत आप सब लोग करें, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। आप आएँ, हमारी रौनक बढ़ाएं। हाँ, ज़रा ख्याल रखिए, मास्क आपको पहनने होंगे। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वहाँ पे, हैंड सैनिटाइजर, वो सारा कुछ है जो कि अब हमें आदत तो पड़ी गई। बिल्कुल। तो वो भी होगा, लेकिन इसका ख्याल रखें कि ज़्यादा जुड़ के ना बैठें। लेकिन कुछ ऐसे शोज़ होंगे जिसमें लोग ज़्यादा आना चाहेंगे तो ठीक है। तो शिरकत इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी। स्टार्ट हमने 12 बजे का रखा है क्योंकि लोग ज़रा हॉलीडे है, छुट्टी है, ज़रा देर से उठते हैं, और 5 बजे तक होंगे। तो बैक टू बैक सेशंस चल रहे हैं, 4 हॉलों में चल रहे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें आएंगी, हाय हमने तो ये देखना था, आपने उसके साथ वो भी लगा दिया, उसके साथ। तो देखें, फिर अब इस तरह तो होता है। फिर आप सेलेक्ट कीजिए कि आपने कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मुझे शिकायतें आ रही हैं कि ऐसी तो वो भी देखना चाहिए, तो तुसी ओदे नाल वो भी जोड़ देता है। तो ये तो है, फिर अब क्या करें। अच्छा, मुझे कुछ बताइएगा, बाहर से तो लोगों को आप मदऊ करते हैं, फैमिली के लोग भी आते हैं, कैसा फीडबैक आता है इस पर? इसमें जो फीडबैक मुझसे, हम जब मीटिंग कर रहे थे, MCL वगैरह कमिश्नर साहब बैठे थे, पूछने लगे कि जी कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं। मैंने कहा जी एट अ टाइम 25-30 हज़ार बंदा यहाँ आता है, और एट अ टाइम कोई 5-7 हज़ार तो कहीं नहीं गया। अब ये मैं सोच रही हूँ अगले 2 दिनों में ज़रा कोविड शोविड थोड़ा सा मसला, लोग घबराए भी हैं शायद हों, लेकिन जब आते हैं तो ऐसे आते हैं कि जैसे यानी द फ्लड गेट्स है वो ओपन। और मेरे लिए कम से कम, जब मैं, क्योंकि बिल्कुल बीच में जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुर्सी डा के बैठ जानी है, क्योंकि मैंने कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट वगैरह कोई। लेकिन आप ये देखें बेटी कि उसमें इन 6 से 5 सालों में
एक इंसिडेंट बदतमीजी का नहीं हुआ, एक इंसिडेंट की शिकायत मेरे तक नहीं पहुंची। ठीक है, विजिलेंट हैं हम लोग, हमारी सिक्योरिटी सारी बैठी हुई है, लेकिन माशाल्लाह लोगों का बिहेवियर, लोगों का प्यार, लोगों जो इज़्ज़त कर रहे हैं, फैज़ की भी इज़्ज़त कर रहे हैं, और इट्स अमेजिंग कि लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक पर्पस दे दें, एक फोकस दे दें, तो यकीन, और यंग लोग इतने आते हैं। लाल बैंड आएगा ना, लाल बैंड में तो क्या ढोल बजाने वहाँ पर क्या मज़ा करना। तो हमारी कोशिश होती है कि हर सेक्टर को, बच्चों को, यूथ को, ओल्डर पीपल को, बहुत ही ओल्डर पीपल को, बुजुर्गों को, हर किस्म के लोगों की। अच्छा मुनीसी साहब, मुझे ये बताइएगा क्यों स्कूल्स वगैरह से कोई ग्रुप्स क्यों नहीं इनवाइट किए जाते, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम वो एक क्लास वाला वो मिलजुल कर सब लोग आएँ और पता चले ये चीज़ें। मेरे ख्याल से अब जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स अदब से, उर्दू से दूर होते चले जा रहे हैं, एक दफ़ा फिर से इनको खींच के लेके आने। नहीं, बिल्कुल है। हमने तो खैर ओपन इन्विटेशन, हमारे जो स्टार्ट होता है दोनों दिन का फेस्टिवल, वो ग्रामर स्कूल के एक डांस से होता है। 1 घंटा वो परफॉर्म करते हैं, हर साल करते हैं। वो आंखों में आंसू आए, और ये क्लास 2 से लेके A लेवल्स तक वहाँ बच्चियाँ नाचती, इतना खूबसूरत। तो हमने वो है। फिर और हमारे स्कूल्स हैं जो आके वहाँ पे ड्रामे भी करते हैं, माइम भी करते हैं। बाहर किताब गाड़ी एक खड़ी होगी, वहाँ पे किताब, वहाँ पे कहानी सुनाई जा रही होगी। तो हमारी तरफ से तो ये सब कुछ है वहाँ पे। अब लाने वाले भी तो लाए ना, तो ये, और वीकेंड पे इसलिए रखा जाता है ताकि लोग आएँ। बहुत आते हैं बच्चे, यकीन जानिए आप। ये जो स्कूल्स होते हैं ये यानी कम दर्जनों के हिसाब से आते हैं, बसें आती हैं। मुझे तो इससे बताया गया कि सियालकोट से बसें आ रही हैं। तो आप देखते हैं। चलें जी, गुड लक। अच्छा, इंतजामात तमाम मुकम्मल हैं, तमाम चीज़ें रन डाउन, सब कुछ लाइन अप है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल टास्क होगा ये मेरे ख्याल से आपके लिए। कौन कौन सी टीम लोग आपकी टीम का हिस्सा होते हैं? और हमारे 3 टीम्स होती हैं बेसिकली। एक हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं माशाल्लाह, जो अब हमारे साथ 5 साल से काम कर रहे हैं। उनको ज़ुबानी याद हो गया। एक कोई लड़का नया आया था, वरना बाकी सारे तो वो अपना हॉस्पिटैलिटी टीम है, कंटेंट टीम है, ट्रांसपोर्ट टीम है। ये टीम्स अलग अलग बनी हुई है और उनको सब वो हो जाती है। उसके बाद फिर हमारे जो सेशंस हैं उनको डिवाइड किया जाता है। पॉलिटिकल सेशन है, बुक सेशन है, शायरी सेशन है, क्योंकि उन सबको पता है किसको कैसे हैंडल करना है। इसको ज़रा सा ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इस पर रोप डालना है, इस पर नहीं रोप डालना वगैरह। तो थोड़ा सा वो भी, क्योंकि लोग तो माशाल्लाह अब, लेकिन लोग शौक से आते हैं, ऐसी कोई बात। तो ये सेशंस हैं हमारे। फिर हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है जो बैठती है कोई इससे 2-3 महीने पहले, वो बैठ के डिसाइड करती है कि प्रोग्राम क्या है। तो फिर उसमें हम आइडियाज़ फ्लोट करते हैं। तो वो ओके करती है या नहीं ओके करती, या देखती है कि ये फैज़ की आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है नहीं चल रहा। तो इस तरह से हमारी कई किस्म की टीयर्स हैं। उन टीयर्स के थ्रू फिर हम आते हैं। इस वक्त तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आर्मी आ गई है, बस अब आर्मी चल पड़ी है। चल पड़ी है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि फैज़ साहब अलहमरा के पहले चेयरपर्सन थे। माशाल्लाह से अब ये जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं। ट्रेंड्स चेंज होते हैं, टाइम के साथ बड़ा सब कुछ चेंज हो जाता है। कैसे देखते हैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? जब मुझसे कहा गया तो मैं बहुत डरी, इसीलिए कि जाहिर है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, आई हैड वेरी लार्ज शूज़ टू फिल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है अलहमरा की, कई लोगों को फैज़, जाहिर किसी को फैज़ साहब यूँ याद है लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट याद नहीं है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। कुछ मैंने अपना भी रास्ता बनाया। वो वक्त और थे। अब हम बात कर रहे हैं 60 की दिहाई की, और अब हम आ गए 2020 तक। तो अब 60 साल गुजर गए बीच में। तो थिंग्स हैव चेंज, द डेफिनेशन ऑफ कल्चर हैज़ चेंज, द वर्किंग हैज़ चेंज। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल अपनी जगह भी है, जाहिर है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ नया करके जाऊँ। 2 साल पहले मैंने पहले वुमेंस फेस्टिवल किया जो बहुत कामयाब हुआ। उसमें मिसेस अलवी आई, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। पिछले साल हमने फ़ोटोग्राफ एक्सिबिशन लगाई ख़वातीन के। इस साल हम पहला थिएटर फेस्टिवल फॉर वीमेन करने जा रहे हैं, जिसमें अगेन मिसेस अलवी इज़ वेरी काइंडली सेड दैट शी विल कम। तो मेरी कोशिश होती है कि ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक नई चीज़ करके जाऊँ, ताकि बाद में चले ना चले, लेकिन मैं जब छोड़ के जाऊँ तो देखो मैं की तस्वीर ये जो है यहाँ से आगाज़ आपके सेहरा वो सर जाता है जी, आपने किया। अच्छा जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? कोई ज़बरदस्त सा मैसेज ये है कि ज़रूर आइएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। 14 की शाम से और 15 की सुबह 4 को, 5 को, 6 को सुबह हम गेट खोल देंगे। 10:30-11 बजे गेट खुल जाएंगे। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, प्रोग्राम आपको मिलेगा। आपको हर तरह से वहाँ पे
एडवाइस मिलेगी, लोग यंग पीपल मौजूद होंगे, आपको गाइड करेंगे। कम एंड एंजॉय दिस वीकेंड विद फैज़। ये ज़बरदस्त फेस्टिवल होने जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन करना है, जो SOPs है उनको ज़रूर फॉलो करना है। आप लोगों की ये जो कॉपरेशन है, इसी से इस तरह के फेस्टिवल, इस तरह के मेले आगे से जाने में मदद भी मिलेगी और ये कामयाब भी होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। जी, अभी हमने आगे आपको बताना है हेल्थ टिप्स, लेकिन अभी आपको हमने बराह रास्त लिए। सो हमने जाना है हेल्थ टिप की तरफ। आपको बताना है घर में आप किस तरह से एक्सरसाइज और योगा, डिफरेंट आसन करके अपने आप को रिलैक्स भी रख सकते हैं और इसके साथ साथ सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। सुलाफे की तरफ हम चलेंगे। ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर फोकस। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर हैरान हो जाते हैं कि योगा और फोकस दो अलग चीज़ें तो नहीं है। रिमेंबर, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको मेंटली भी हेल्दी रखती है। तो आप सबसे पहले अपने आप को कहें आई एम ग्रेटफुल। बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमें कन्फ्यूजन रहती है या वो कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं और कोई चीज़ अगर माइंड से स्लिप हो जाती है तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन में रहते हैं। मतलब कन्फ्यूजन के ऊपर कन्फ्यूजन, वो इस चीज़ की कन्फ्यूजन में रहते हैं कि शायद उनको खुदा न ख्वास्ता मेमोरी लॉस हो रहा है। रिमेंबर, जब तक कोई खुदा न ख्वास्ता इंजरी या कोई डिसऑर्डर ना हो या आपकी मसल मेमोरी ना उड़ना शुरू हो जाए, तब तक ये मेमोरी लॉस नहीं होता। या सडन शॉक हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और कहते हैं मेरा फोकस नहीं है, मुझे लगता है मेरी याददाश्त खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है। तो रिमेंबर, आपको हो सकता है कंफ्यूजन है या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे या अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? योगा। योगा में सबसे पहले क्या चीज़ होगी जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रख सकती है और फोकस्ड रख सकती है अपनी लाइफ में। आपने जितने भी होल्ड्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपको बैलेंस करने में और मेंटली आपको हेल्दी रखने में और साथ ही साथ फोकस करने में। आपने बिल्कुल अपना स्टैंस वो लिया जो हम सोमो स्क्वाट में करते हैं, लेकिन अपनी लेग्स को थोड़ा सा हम ज़्यादा वाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने हाथ रख सकते हैं, यहाँ हाथ रख सकते हैं या स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं। आपने अपने हाथ यहाँ रखे और आपने इस तरह से बेंड कर लेना है जिस तरह आप स्क्वाट में जाते हैं या सोमो स्क्वाट में जाते हैं। चाहे तो आप अपनी काव्स को इस तरीके से रेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आप इसी स्टैंस के अंदर कुछ देर होल्ड करेंगे। अगर आप बिगिनर नहीं है तो अपनी आंखें ऑब्वियसली बंद कर सकते हैं ताकि आप बैलेंस कर सकें और आपकी जो नीज है वो आपकी टोज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपको ये एहतियात करनी होगी। इसके अंदर अगर आप होल्ड करते हैं कुछ देर के लिए, 12 से 15 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, 2 से 3 दफ़ा दोहराते हैं, तो आप इसके बेनिफिट्स अपनी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन में देखेंगे। अब इसके अलावा हम कर सकते हैं साइड लंज, लेकिन जिसे हम साइड लंज कहते हैं योगा में भी एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, मगर इसके अंदर हम होल्ड ज़्यादा करेंगे। आपने वार्म अप किया होगा, इनहेल करते हुए आप इस साइड पर गए, अब कुछ देर आपने यहाँ होल्ड करना है और इस इरादे के साथ होल्ड करना है कि आप इसको कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हैं। रिमेंबर, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका मसल पर अपने कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा एरिया आपका इंगेज हो रहा है। तो उससे ये होगा कि फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट भी आपका, चूँकि जब वो मिलेगा तो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो आप आराम से अपने स्टांस में वापस आ जाएंगे, नॉर्मल इस तरह से खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा ये होगा कि जो भी एक्सरसाइज, यानी कि अगर आपने लंज भी करना है, साइड लंजेस करने हैं, तो इसी तरह आप अपने स्टांस को चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। 30 सेकंड तक आप इसमें रह सकते हैं चाहें तो। और इसके अलावा आपने क्या किया, ये एक्सरसाइज एक होती है जो हम फोकस के लिए बताते हैं। कोई भी डॉट या कोई भी एरिया आप मार्क कर लीजिए, आपने उससे नज़र नहीं हटानी और साथ ही आपने कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी है, यानी कि नज़र आपकी उस तरफ है, आप एक चीज़ को स्टेयर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और इनहेल एंड एक्सहेल। आराम से आपने अपना पाँव वापस रख दिया, इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल।
इसी तरीके से आप दूसरी लेग पर स्विच कर जाएंगे इस एक्सरसाइज को। आप इसको 10 दफ़ा दोहरा सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा, चाहें तो आप 2 से 3 दफ़ा इसको कर सकते हैं, या आप अपने आप को आदत डाल सकते हैं कि आप अपना दौरानिया इस चीज़ का बढ़ा दें। जब आप लेग को अपनी रेज कर रहे हैं तो उस दौरानिया को आप बढ़ा सकते हैं। जितना आप इस चीज़ को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका लाइफ में फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज याद रहे कि योगा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी कि जो आप करते हैं वो आप बनते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होंगी आपके फ्लोर पर, जो हमारा फेवरेट काम है। वो क्या होगा कि आप फ्लोर पर आ गए और अब की बार हम कोबरा जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा इंटेंस होगा, बिकॉज आपको फोकस चाहिए। वो किस तरह से होगा कि आप अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट कर देंगे उस पोस्चर के अंदर। आपने क्या किया, आप कोबरा के बिल्कुल उसी तरह स्टांस में आए और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए अपनी टोज को इस तरह से इनवर्ट्स करने के बाद जस्ट लाइक दिस आपने क्या करना है, अपनी नेक है उसको इस तरह से पीछे ले जाना है एंड रिलीज। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो सिंपल आपके लिए इसके लिए चाइल्ड पोज है कि जब आप उसके अंदर बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, ग्राउंड करते हैं अपनी एनर्जी को, तो जितना स्ट्रेस या टेंशन जो भी होती है आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, तो आपको आसान होगा आपके लिए चीज़ों को याद रखना। याद रहे कि बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन की वजह से हो रही होती हैं, किसी का नाम जहन से स्लिप हो जाना, स्किप हो जाना, आपको याद नहीं आ रहा। तो जब कोई चीज़ याद नहीं आ रही, लेट इट गो। हम याद करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो सबसे पहले रिलैक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई ना कोई बता रहे होते हैं तो उसको किस पोस्चर में बताएंगे। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते काउ फेस में, तो आप नॉर्मल अपनी लेग्स को फोल्ड करके बैठ सकते हैं। इसके अलावा अपने हाथों को आप किस तरह रखेंगे, अगर आप बिगेनर हैं तो अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो उसको क्या करेंगे कि आपने अपने हाथों को इस तरीके से, यहाँ जैसे हम ईगल पोज में अपने हाथों को रखते हैं, ऐसे रखा और आपने यहीं पर इनहेल किया एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आप जितनी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी जितना स्लो पेस पर जा सकते हैं उतना कर सकते हैं इसको, उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। आपका फोकस जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ों पर आराम से कंसंट्रेट कर सकेंगे जिसमें आपको ट्रबल आ रही है। कि आई होप कि आपको योगा फॉर फोकस भी पसंद आएगा। नई सी चीज़ लगती है कि कैसे हो सकता है योगा आपका फोकस ठीक कर दे, जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो जाहिर है। थैंक यू सो मच सलाफ़े, आपने हमारे साथ शेयर किए जी किस तरह से आप घर में रह के वर्जिश कर सकते हैं। आपके साथ हमने तमाम टिप्स जो हैं शेयर किए। आने वाले प्रोग्राम में मजीद भी करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप अपनी फैमिली के हमरा जा रहे हैं तो हर तरह से जो है शहरियों के लिए इंतजामात किए गए हैं। ज़बरदस्त किस्म के इंतजामात हैं, खाने शाने भी हैं, चारों सूबों के सकाफती स्टॉल्स लगाए गए हैं। मंजर तो आपको दिखाई दिया, लेकिन सैर हमें वहाँ की करा रहे हैं हसनैन। ओवर टू यू हसनैन। बहार की आमद है, बेल बूटे प्रिंट चरिंद बहार की आमद का पैगाम दे रहे हैं और जो PHA है उनकी जानिब से जश्न बहारा का एहतमाम किया गया है, एक मेला सजाया गया है। यूँ माने कि एक नई दुनिया बसाई गई है जो आपको माजी के झरोकों में ले जाएगी। यहाँ पर जो रवायती पंजाबी टच है वो मनाजर पेश किए जा रहे हैं गाँव के। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं और चारों सूबों की जो सकाफत है उसको उजागर किया जा रहा है। यहाँ पर ख़वातीन खाना के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स जिनमें उनकी शॉपिंग की जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, चाहे वो हैंड बैग्स हो, रवायती जो मलबूसात हैं वो हो या फिर ज्वेलरी हो। यहाँ पर बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर बेलियों, सज्जनों और यारों के बैठने के लिए जो बैठक है और डेरों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर दोस्तों को मिल बैठने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जा रहा है और साथ में जो चाय की चुस्कियाँ हैं और अगर यहाँ पर बात की जाए वो भी ली जा सकती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो लाहौरी हैं खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और यहाँ पर जो रवायती खाने हैं उनके जो चटपटे। ठीक है हसनैन, थैंक यू सो मच हसनैन हमारे साथ मौजूद थे। अपना ख्याल रखेगा, इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।